जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इकोनॉमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है विद्यार्थियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान एक सब्जेक्ट जिसे हम या तो इग्नोर कर देते हैं या सबसे कम पढ़ते हैं या जिसमें सबसे कम हमारी रुचि होती है, वो है इकोनॉमिक्स। आमतौर पर विद्यार्थियों का मन इकोनॉमिक्स में नहीं लगता और न लगने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पता नहीं होते विद्यार्थियों को, जिससे उनका मन उचटता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें थोड़ा मोड़ा पहले से ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इंडियन ज्योग्राफी की जानकारी है तो इंडियन इकोनॉमिक्स समझना आसान होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जानकारी है तो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी काम करती है इकोनॉमिक्स में भी, और इसीलिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के मैक्सिमम चैप्टर इकोनॉमिक्स के चैप्टर के साथ एक प्रकार से तालमेल रखते हैं। कई ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और उन्हें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है। हमने अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई, उसमें कुछ चैप्टर हमने जानबूझकर छोड़े हैं क्योंकि उन्हें हम इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेट करेंगे और यहीं पर पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना ज्यादा उचित होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की अथवा इंडस्ट्री की अथवा ट्रांसपोर्ट की, तो ये ऐसे चैप्टर हैं, ये सारे इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें ये आएंगे, तब वहां हम इनको बहुत विस्तार से एलोबरेट करेंगे और वहीं पर हम बताएंगे। इसलिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले मुख्य बात है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र से हमारा क्या लेना देना है, क्या मतलब है। अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, अर्थ माने होता है धन, मुद्रा, तो ऐसा शास्त्र जो धन से संबंधित है। अब धन से किस तरह से संबंधित है, दुनिया में धन कैसे प्राप्त होता है, सबसे पहले ये जाने। धन का सीधा संबंध दो चीजों से है, वो क्या क्या है, वस्तुएं और सेवाएं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीजें हैं जो धन की उपलब्धि कराती हैं। आज अगर आपसे कोई कहे धनोपार्जन करना है, आप चलिए घर से आपसे बोला कि कुछ तो कमाइए, कमा के लाइए, तो कमाओगे कैसे। कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो किसी वस्तु का उत्पादन करो आप, अथवा कोई सेवा दो। उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, चाहे भले ही छोटी ही फैक्ट्री क्यों ना हो। फैक्ट्री भी लाख 2 लाख में भी लग जाती है, वो भी उत्पादन करती हैं। तो वो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनसे भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। और अगर कोई चीज बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो वो उत्पादन करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। एक प्रकार से वो कुछ ना कुछ बना रहा है, तो बनाकर बेचना, उससे भी पैसा बन गया, यानी वस्तु बना ली आपने, उसको बेच दिया, पैसा बन गया। अब दूसरी चीज आई क्या, कि हम कुछ बना नहीं सकते, तो बोले हम सेवा करेंगे। अब सेवा कैसे करेंगे, हमने यहां से कुछ खरीदा, 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 रुपए में बेच दी। तो आपने कोई वस्तु बनाई तो नहीं, लेकिन वस्तु को बेचकर पैसा कमाया है। तो बेचकर पैसा कमाया, तो आपने क्या किया था, आप यहां खरीदने गए थे, यहां से लेकर आए और दूसरी जगह जाके बेच दिया। तो आपने एक प्रकार से दो जगहों के बीच में एक मीडिएटर का काम किया और आपने सेवा दी। तो सेवा के बदले आपको वो 2 रुपए मिल गए, 10 रुपए की लाए थे, 12 रुपए में बेच दी, तो आपने सेवा देकर पैसा कमा लिया। अगर आप किसी घर में ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, कोई वस्तु थोड़ी दे रहे हैं, वहां सेवा दे रहे हैं आप, तो सेवा के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं आप। तो दुनिया में दो ही प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है, या तो वस्तु को बनाओ और बेचो, वस्तु को बेचकर। वस्तु को 2 प्रकार से बेचा जाएगा, या तो बनाकर या खरीदकर, एक जगह से खरीदो दूसरी जगह बेचो। तो जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है मार्केट में, ये सभी सेवाएं देती हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब मार्केट में आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो वहां तक वो वस्तु आई कैसे,
वो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से आई, क्योंकि उस वस्तु का निर्माण तो इंडस्ट्री में हुआ था। उस इंडस्ट्री से लेकर दुकान तक आना और दुकानदार द्वारा आपको दिया जाना, ये पूरा सेवा है। बीच का पूरी की पूरी जो चेन है, ये सेवा की चेन कहलाती है। लेकिन जहां फैक्ट्री में वस्तु बनती है, वहां उत्पादन होता है, तो वहां गुड्स का निर्माण हुआ, उसके बाद वो एंड यूजर तक आने तक, यानी उपभोक्ता तक आने तक सेवाएं, विभिन्न माध्यमों से सेवाएं दी गई। चाहे फिर भले ही वो वस्तु वहां से किसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से चलकर आई हो। सपोज दिल्ली में किसी इंडस्ट्री में कोई वस्तु बनी और भोपाल तक आई, तो आने के लिए बीच में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी ना। तो ट्रांसपोर्ट ने क्या किया? सेवा दी। उसने सेवा देने का काम किया। तो जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग होते हैं, आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह से चाहे कोई भी गतिविधि हो, उसमें या तो सेवा दी जाती है या वस्तु बनाई जाती है। इन्हीं दोनों से पैसा कमाया जाता है। अब क्या होता है कि वस्तु बन गई, सेवा के माध्यम से एंड यूजर तक पहुंच गई, उपभोक्ता तक पहुंच गई, और उपभोक्ता ने उसका उपभोग किया। जब उपभोक्ता तक पहुंची, तो सबसे पहले वस्तु का क्या हुआ? उत्पादन, यानी प्रोडक्शन। उत्पादित वस्तु फिर क्या हुआ? उसको जहां उत्पादन हुआ था दिल्ली में, पहुंचाई गई पूरे देश में। तो पूरे देश में जब पहुंचाई गई, तो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब जगह जगह पहुंच चुकी है, तो लोगों के हाथ तक पहुंच गई। अब हाथ तक पहुंच गई, तो फिर उसका क्या हुआ? उपभोग, यानी कंजम्पशन। अब आप बड़े आराम से अर्थशास्त्र की परिभाषा दे सकते हो। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग संबंधी अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात? क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ ने। अमेरिकन अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दी थी, सर्वमान्य परिभाषा है। और उन्होंने यही बताया कि अर्थशास्त्र कुछ और नहीं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित गतिविधियां हैं। आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? वो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। किसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एक परिभाषा को इस तरह से भी आप कह सकते हो कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। हो गई परिभाषा? क्लियर है? इकोनॉमिक्स इज सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट in which we study about production, distribution and consumption of goods and services। बस ये इसकी परिभाषा है इकोनॉमिक्स की। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या बात आई? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब धन संबंधी विषय, धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र। और धन कहां से आएगा? वस्तुओं और सेवाओं से। वस्तुओं और सेवाओं से अब धन आएगा तो कैसे आएगा? 3 चरणों में। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, फिर उनका वितरण होगा, और उसके बाद उनका उपभोग होगा। इससे धन की उपलब्धि होगी। तो बस यही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में इसी को पढ़ना है आपको। अब ये अर्थशास्त्र की ये गतिविधियां 2 आधारों पर होती हैं, इसीलिए अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार।
हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। हमने परिभाषा दे दी, इकोनॉमिक्स की परिभाषा दे दी। अब इकोनॉमिक्स होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो को कहते हैं हिंदी में व्यष्टि, मैक्रो को कहते हैं समष्टि। माइक्रो माने सूक्ष्म, छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र। मैक्रो माने होता है बड़ा, बृहद स्तर पर। तो बड़े को कहते हैं समष्टि, ऐसे याद रखेंगे। समष्टि माने सबका, व्यष्टि माने व्यक्ति का। बहुत आसान है याद करना, कभी अगर भूल भी जाओ आप व्यष्टि और समष्टि में अंतर। देखो माइक्रो और मैक्रो इंग्लिश में तो बहुत आसान है। माइक्रो माने सूक्ष्म छोटा, मैक्रो माने बड़ा। लेकिन हिंदी में अक्सर कंफ्यूजन होता है व्यष्टि और समष्टि में। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं। व्यष्टि माने व्यक्ति का, समष्टि माने सबका, ठीक। अगर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा कोई फर्म, कंपनी अथवा कोई एक छोटा सा क्षेत्र, उनकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए तो ऐसे अध्ययन को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म इकोनॉमी है ना। सूक्ष्म इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो बहुत छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। तो एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती हैं कि मैं महीने भर में कितना कमाऊंगा, कमाने के बाद उस पैसे का कैसे उपयोग करूंगा, कहां कहां खर्च करूंगा, कितना मैं बचत करूंगा, किन मदों पर मैं खर्च करूंगा, एजुकेशन पर कितना खर्च करूंगा, मैं हेल्थ पर कितना खर्च करूंगा, कितनी मैं सेविंग करूंगा, कितना मैं राशन, कितने से राशन खरीदूंगा, कितने पैसे का मैं प्रयोग अपने वाहन के ईंधन में करूंगा, कितने पैसे का प्रयोग मैं घर में खाना बनाने के लिए उपभोग किए जाने वाले ईंधन में करूंगा। इस तरह से मेरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं पूरे महीने भर की, उनका अगर अध्ययन किया जाए तो मेरी अर्थव्यवस्था जो होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर यही किसी देश के बारे में पढ़ा जाए, किसी देश के बारे में कि पूरे देश में साल भर में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, मतलब उसकी जीडीपी कितनी है, फिर उस देश ने उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया, कहां निवेश किया, उस देश ने कितना पैसा खर्च किया, कितनी उसकी आय हुई, उस देश ने पैसे को खर्च करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाई, उसने राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कैसी बनाई, उस देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी गरीबी है, उसकी साक्षरता कितनी है। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर जब अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स के या आर्थिक क्रियाओं का बृहद अध्ययन, बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाए तो वो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वह विषय है जिसके अंतर्गत एक बड़े स्थूल विषय का अध्ययन किया जाए, किसी बड़े देश की इकोनॉमी का अध्ययन किया जाए। बड़े स्तर पर अध्ययन, बड़े स्तर पर अध्ययन कैसा हो सकता है? किसी देश का, देश की इकोनॉमी का अध्ययन, पूरे विश्व की इकोनॉमी का अध्ययन, इसे कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था माने होता है अर्थ की व्यवस्था। अर्थ की व्यवस्था हर व्यक्ति की, हर देश की अलग अलग होती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी है। तो दोनों में अंतर है, एक है इकोनॉमिक्स, दूसरी है इकोनॉमी। इसको कहते हैं अर्थशास्त्र, इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या हुआ?
अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की से संबंधित आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, वितरण और उपभोग, इनका अध्ययन किया जाता है, तो वो है अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की, बड़े स्तर पर बड़े बड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं का जब अध्ययन किया जाए, बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, तो हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक मैक्रो इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। और जब छोटे स्तर पर इकोनॉमी का अध्ययन किया जाए, जैसे मैंने कहा व्यक्ति की, किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हो, तो आप कहोगे कि जब छोटे स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा फर्म अथवा किसी समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, वो विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इनकी गतिविधियों का अध्ययन ही जब हम करते हैं, तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं उसे कहेंगे इकोनॉमी। तो अर्थ की व्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों में बेसिक फर्क क्या हुआ? ये है प्रिंसिपल, सिद्धांत। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोनॉमी के अंतर्गत इनका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी क्रियान्वयन किया जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था से संबंधित गतिविधियों का व्यावहारिक अध्ययन किया जाए, तो वो इकोनॉमी कहलाती है। और जब उसका सैद्धांतिक अध्ययन किया जाए, सैद्धांतिक अध्ययन मतलब उसके रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, इनके बारे में अगर स्टडी की जाए, तो वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। यही दोनों में बेसिक फर्क है। दूसरे शब्दों में, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमी पढ़ी जाती है, इसी का एक रूप है इकोनॉमी, ऐसे समझ सकते हो, या इसी का व्यावहारिक रूप इकोनॉमी है। हमने किताब में जो पढ़ा वो रूल्स रेगुलेशन इकोनॉमिक्स के बनाए, कुछ संसद ने नियम कानून बनाए, वो सारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। लेकिन जब उनको लागू करने की बात आई ग्राउंड लेवल पर, लोग उन रूल्स रेगुलेशन को कैसे फॉलो करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या क्या मेरिट डिमेरिट्स हुए, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए उनके, इनके बारे में जब हम पढ़ने लगते हैं, उनका व्यावहारिक अध्ययन करने लगते हैं, तो हम कहते हैं हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। बस यही दोनों में बेसिक फर्क है। क्लियर हुआ? सैद्धांतिक अध्ययन इकोनॉमिक्स है, व्यावहारिक अध्ययन इकोनॉमी है। बस ये बेसिक फर्क है दोनों में। क्लियर हुआ कि नहीं? भारत की इकोनॉमी, इसका मतलब हम भारत में आर्थिक गतिविधियों का व्यावहारिक अध्ययन कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहां पर किस तरह से अर्थव्यवस्था लागू होती है, कैसे कैसे लोगों की जेब में पैसा आता है और कैसे लोग पैसा खर्च करते हैं, लोग पैसा कैसे बनाते हैं, यहाँ की गतिविधियां कैसे संचालित होती हैं, सरकार कौन कौन से टैक्स लगाती है, सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है, इनके बारे में जब हम अध्ययन करने लगते हैं, तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है? रूल्स रेगुलेशन है। और रूल्स रेगुलेशन किसी भी देश के भी हो सकते हैं, पूरे विश्व के भी हो सकते हैं। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ और नहीं, सबसे पहले विश्व में अर्थशास्त्र किस तरह का है, उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, नियम विनियम कैसे हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो अर्थशास्त्र। और जब उसी का व्यवहारिक रूप पढ़ा, कैसे वो किया जा रहा है, तो इकोनॉमी। सिंपल भाषा में कहें कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमी आती है। और इकोनॉमी क्या है? अर्थशास्त्र के नियम, कानून, रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं, उन्हीं का व्यवहारिक रूप है। क्लियर है? समझ में आई दोनों चीजें? तो अभी हमने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने ये पढ़ा कि वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। किस आधार पर? ये आर्थिक गतिविधियां हैं लोगों की, इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का वितरण होता है और वस्तुओं का उपभोग होता है, इनकी अध्ययन किया जाता है। इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के अंतर्गत छोटी इकोनॉमी और मैक्रो के अंतर्गत बड़ी इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। बस सिंपल सी बात है। तो हमें यह समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है। इकोनॉमिक्स रूल्स रेगुलेशन का एक सैद्धांतिक परिचय है, जबकि उसी का व्यवहारिक रूप इकोनॉमी कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि
इकोनॉमी कितने प्रकार की होती हैं? अभी हमने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र कितने प्रकार का, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का। इकोनॉमिक्स 2 प्रकार का। अब हम पढ़ेंगे इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कितने प्रकार की इकोनॉमी होती हैं। तो आइए अगली स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मुख्य रूप से कितने प्रकार की? इकोनॉमी के प्रकार कई हैं। सबसे पहला जो प्रकार है जिसे हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं वो इकोनॉमी के 3 प्रकार। सबसे पहला है पूंजीवादी, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, समाजवादी मीन्स सोशलिस्ट, मिश्रित मीन्स मिक्स्ड। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये किस आधार पर हैं? ये हैं सरकारी नियंत्रण के आधार पर। सरकारी नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। सबसे पहले पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में किसी प्रकार सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार बाजार की क्रियाओं को स्वतंत्र छोड़ देती है। वस्तु का उत्पादन कौन करेगा, सरकार को कोई लेना देना नहीं। जिसमें दम हो, जिसके पास पैसा हो, वो उत्पादन करे। किस भाव से बेचेगा, सरकार को कोई लेना देना नहीं। आपको जिस भाव बेचना है बेचो। बाजार में कदरदान होंगे तो खरीदेंगे, नहीं होंगे तो नहीं खरीदेंगे। आप किसी से जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं नहीं तो ये मेरा सामान खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा तो बोल नहीं रहे। इसका मतलब आप बनाने के लिए भी स्वतंत्र हो और बेचने के लिए भी स्वतंत्र हो। इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, विशेष रूप से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका के पास में है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वो कैसी हैं? वो सारी की सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। और यूरोप के पूर्वी देशों के, यूरोप के जो पूर्वी देश हैं वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, शुरू से लेकर आज तक। दुनिया की सबसे बड़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था रशिया, शुरू से लेकर आज तक। तो शुरुआत इन्हीं दोनों देशों में हुई आपस में। यही दोनों देश पूरे विश्व में अपना वर्चस्व चाहते थे, अपनी दादागिरी चलाना चाहते थे, या अपने अनुसार पूरी दुनिया को चलाना चाहते थे। तो सबसे पहले अमेरिका ने, जब अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, 1776 में आजाद हुआ, उसी समय अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक किताब दी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब लिखी थी किसने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ये कब लिखी थी? 1776 में ये किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन है ना। द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में उन्होंने जिन सिद्धांतों के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत बताए, वही सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया?
इसमें बताया कि बाजार की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाजार की गतिविधियां मुख्य रूप से बाजार के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें बाजार की शक्तियां कहा जाता है। वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। बाजार में जब वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ना मतलब ज्यादा वस्तुओं का बाजार में पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर खूब पैदा हुआ, तब पैदा हुआ किसान अपने घर में तो रखेगा नहीं, बाजार में बेचने जाएगा, तो चारों तरफ से टमाटर ही टमाटर आ जाएगा बाजार में। तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? रेट कम हो जाएंगे। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे, और रेट कम हो जाएंगे तो स्वाभाविक है किसान को नुकसान हो जाएगा। और यही चीज अगर टमाटर पैदा ही नहीं हुआ ज्यादा या खराब हो गया खेतों में, तो ज्यादा मात्रा में बाजार में पहुंच नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? तो सप्लाई हो जाएगी कम, रेट बढ़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में बाजार में पहुंच जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ज्यादा मात्रा में बाजार में पहुंचे तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कम मात्रा में पहुंचे तो डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा डिमांड आ रही है, लोग ज्यादा मात्रा में खरीदना चाह रहे हैं लेकिन बाजार में है नहीं, तो फिर क्या होगा? कम चीज भी महंगी मिलेगी, घटिया चीज भी महंगी मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं बाजार में। जो है वही खरीदना पड़ेगा अब आपको। तो इसलिए जब डिमांड बढ़ती है ना, तो घटिया चीजों के भी भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड आ रही है। तो डिमांड आने से, डिमांड बढ़ने से चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन सप्लाई बढ़ने से चीजों के रेट घट जाते हैं। उल्टा होता है। ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, मार्केट में ज्यादा सामान आ जाएगा तो उसकी कीमत घट जाएगी। लेकिन डिमांड ज्यादा आ रही है, लोग ज्यादा मात्रा में मांग रहे हैं, तो वस्तु के रेट बढ़ जाएंगे। इनको कहते हैं बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं हैं। ओपन मार्केट यही चाहता है कि आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण मत लगाइए। जिस भाव सामने वाले को बेचना है बेचने दीजिए। क्या अपने देश में ऐसा होता है कि कोई किसी भी भाव बेचना चाहे बेच सकता है अपना सामान? नहीं होता। किसने मना किया आपको? आप अगर बाजार में दुकान लगाइए, आप जिस भाव बेचना चाहो बेचो। सरकार क्या मना करती है आपसे? सरकार मना करती है क्या? नहीं करती। आप बाजार में जाते हो कुछ भी खरीदने, तो क्या सरकार ने ये कह रखा है कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा? तुमको चाहे खाजा हो अथवा भाजी हो, दोनों को 1 रुपए किलो ही बेचना है। सरकार ने ऐसा कहां बोला? कोई नियंत्रण नहीं लगाया सरकार ने। आप सब्जी खरीदने जाते हो, ठेले वाला या सब्जी वाला जिस भाव देता है आप उसी भाव तो खरीदते हो। दुकान पे सामान लेने जाते हो, चाहे जनरल स्टोर पे जा रहे हो अथवा किराना के स्टोर पे जा रहे हो, आपको जो भाव सामने वाला देगा आप मोल भाव कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि नहीं भाई तू 10 रुपए किलो क्यों बेच रहा है, जबकि इसकी कीमत तो 5 रुपए किलो है। हाँ, ये हो सकता है कि एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचोगे आप। एमआरपी डिसाइड कर दी, और एमआरपी कहां से डिसाइड होती है? जहां से बनती है वहां से डिसाइड होती है एमआरपी। और एमआरपी मर्जी है। इंडस्ट्री में जो उत्पादन कर रहा है वो एमआरपी कितनी देता है अपनी वस्तु को, ये उसकी मर्जी है। उसमें भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कई चीजों पे एमआरपी 10 रुपए लिखी है, मिलती है 2 रुपए में, ऐसा भी हो जाता है। एमआरपी का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा तो कीमत नहीं हो सकती। तो वो वहां सरकार का नियंत्रण है। वहां सरकार ने यह तय कर रखा है कि एक बार वस्तु पर जो एमआरपी डल गई उससे ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। यह सरकार ने नियम बना दिया। लेकिन सरकार ने यह नियम नहीं बनाया कि एमआरपी कितनी होगी। ऐसा सरकार ने कहीं नियम नहीं बनाया। क्लियर है ना? एमआरपी क्या सोच के डाली जाती है? कंपनी से निकलने से लेकर एंड यूजर यानी उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचे वस्तु, तो इसका रेट अधिकतम कितना होना चाहिए। जहां से कंपनी से निकलती है वस्तु 10 रुपए की निकलती है, अधिकतम उस पर 20 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब बीच में जितने भी बिचौलिए हैं, मीडिएटर हैं, वो 10 रुपए तक कमा सकते हैं।
अब आप कहो कि कंपनी वाले ने उस पर 10 रुपए की चीज पे 100 रुपए क्यों नहीं डाल दिए? क्योंकि अगर उस पर 100 रुपए डाल देगी कंपनी तो उसका सामान बिके, उसे भी तो चिंता है मेरा सामान बाजार में बिके नहीं। 100 रुपए अगर डाल दिया तो बिकेगा ही नहीं। दूसरी कंपनियां कम डाल देंगी तो कम में बिक जाएगा, हमारा ज्यादा डला हुआ है। ज्यादा डला हुआ है तो फिर क्या होगा, मीडिएटर ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करेंगे, और मीडिएटर ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी उतनी है नहीं, घटिया क्वालिटी है, तो आपका सामान खरीदेगा कौन? अक्सर आप देखना जितने घटिया क्वालिटी के आइटम होते हैं उनकी एमआरपी हमेशा ज्यादा होती है, और जितने अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनकी एमआरपी कभी ज्यादा नहीं होती, उनकी एमआरपी फिक्स होती है। घटिया क्वालिटी का लोकल माल होता है उस पर एमआरपी खूब डली रहती है। क्यों डली रहती है? ताकि मीडिएटर मैक्सिमम पैसा ले सकें, और मीडिएटर हमेशा घटिया क्वालिटी की वस्तु को बेचने के लिए ज्यादा मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रचार की जरूरत पड़ती है, ज्यादा बिचौलिए चाहिए उसको, तो ही उसका सामान बिकेगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले चाहिए। और जो ब्रांडेड आइटम होता है उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना आइटम केवल अपने ब्रांड नेम से ही बेच देता है। इसीलिए ब्रांडेड वस्तुओं की एमआरपी हमेशा कम होती है और निश्चित होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होती। और घटिया वस्तुओं की एमआरपी फ्लक्चुएट होती रहती है और हमेशा ज्यादा लिखी जाती है, यहां तक कि ब्रांडेड वस्तुओं की कीमत से भी ज्यादा लिख दी जाती है। यह फर्क होता है दोनों में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह कहती है कि जब वस्तु बाजार में बेचने आए तो हमें क्या करना है कि उस पर नियंत्रण नहीं लगाना है। तो हमने अभी बात यही की कि हमारी सरकार कोई भी वस्तु हम बाजार में बेचें, किसी भी भाव बेचें, सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाती। कई वस्तुओं पर तो एमआरपी होता ही नहीं। अब जब एमआरपी नहीं है तो आपकी मर्जी, आप 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचो, लेकिन 100 रुपए में क्या बेच लोगे? नहीं, क्योंकि दूसरा तो 20 रुपए में बेच रहा है वही चीज, तो आप कैसे 100 रुपए में बेच लोगे? तो बाजार उस चीज के, हर चीज के रेट डिसाइड कर देता है अपने आप, किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, बाजार खुद करता है। क्योंकि जब दूसरा 20 रुपए में बेच रहा होगा वही चीज, तो आप कोशिश क्या करोगे? कंपटीशन में आने के लिए आप 18 की बेचने की कोशिश करोगे, 19 की बेचने की कोशिश करोगे। तो मार्केट में जब 10 लोग कोई चीज लेकर बैठते हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, जो सस्ती देगा ग्राहक तो उसी से खरीदेगा। इसको कहते हैं मार्केट अपनी वस्तुओं की कीमत खुद डिसाइड करता है। लेकिन भारत सरकार वस्तुओं की कीमतों पर इनडायरेक्ट नियंत्रण करती है। कंट्रोलिंग का काम इनडायरेक्टली करती है, डायरेक्ट नहीं करती। इनडायरेक्ट कैसे करती है भारत सरकार? मार्केट में किसी चीज की क्राइसिस हो गई है, मान लीजिए मार्केट में प्याज महंगी हो गई, 100 रुपए किलो बिक रही है, तो सरकार को पता है गरीब लोग प्याज नहीं खा पाएंगे 100 रुपए किलो की, तो सरकार क्या करती है? घोषणा कर देती है कि कल ही हम 1 लाख टन प्याज आयात कर रहे हैं। जैसे ही खबर आएगी कि प्याज आयात हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, विदेश से आ रही है, और सरकार ने कह दिया वो प्याज हम 50 रुपए किलो बेचेंगे, तो जो 100 रुपए किलो बेच रहा होगा तुरंत ही अगले दिन वो भाव गिरा देगा, क्योंकि उसकी 100 रुपए किलो कौन खरीदेगा जब सरकार 50 रुपए किलो बेच रही है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केट में भावों को कंट्रोल करना। समझ में आया? सरकार ने आपसे नहीं बोला कि आप 100 रुपए क्यों बेच रहे हो, सरकार खुद 50 रुपए किलो बेचने लगी, तो अब भाव आप अपने आप गिरा दोगे, आपके पास कोई जाएगा ही नहीं खरीदने। यह होता है इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग। तो भारत जैसे देशों में इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग है प्राइजेस पर, डायरेक्ट कंट्रोलिंग नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग। सरकार ने एमएसपी जारी किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए है। अब क्या हुआ? बिचौलिया कृषक से खरीदने गया, किसान से, कि भैया गेहूं 2000 रुपए किलो दे रहे हो, तो वो कहेगा पागल है क्या, सरकार हमारा 2500 रुपए किलो ले रही है, तुमको हम 2000 रुपए किलो देंगे? हम तो लाइन लगा के 2500 किलो बेच देंगे, सरकार को दे देंगे, थोड़ा लाइन ही तो लगानी पड़ेगी। तो फिर बिचौलिया क्या सोचता है, जब सरकार ने 2500 तय कर दिया है, अब मैं 2000 में तो नहीं ले पाऊंगा। हाँ, अब एक तरीका है, फिर बिचौलिए पूरी मंडी में सक्रिय हो जाते हैं। फिर वो किसान से कहते हैं कि ये ट्रॉली भर के लाए हो, ट्रक भर के लाए हो अनाज का, इसका किराया दे रहे हो ना, 10 दिन बाद नंबर आएगा तुम्हारा, और मान लो बारिश ज्यादा हो गई तो भीग और जाएगा, खराब हो जाएगा, हम तुम्हारा गेहूं 2400 रुपए किलो लेने को तैयार हैं। तो फिर किसान गणित लगाता है कि यार अगर 10 दिन बाद नंबर आया तब तक भाड़ा इतना हो जाएगा कि अपना तो रेट 2400 से भी नीचे आ जाएगा। सरकार 2500 जरूर देगी, लेकिन हम भाड़ा ही बहुत ज्यादा दे देंगे, तो मतलब क्या निकलेगा? तो फिर किसान 2400 में दे के निकल लेता है। लेकिन अगर सरकार ने 2500 रुपए तय न किया होता
तो वही किसान उस बिचौलिए को 2,000 रुपए में बेच के जाता। ये फर्क पड़ता। इसलिए सरकार ने एमएसपी तय कर दी। तो क्या किया सरकार ने? इनडायरेक्टली मार्केट में भावों को प्रभावित किया। तो हमारी सरकार इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मार्केट को प्रभावित करती है। स्वतंत्र नहीं है मार्केट। जहां मार्केट स्वतंत्र हो, व्यक्ति की व्यापार में स्वतंत्रता हो, जहां लाइजेस फेयर की नीति अपनाई जाए। लाइजेस फेयर माने हस्तक्षेप की नीति। लाइजेस फेयर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। लाइजेस फेयर यानी हिंदी में कहते हैं अहस्तक्षेप। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी मार्केट में। जैसा चाहो, जितने में चाहो बेचो। डिमांड एंड सप्लाई से अपने आप मार्केट वस्तु की कीमत तय कर देगा। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वस्तुओं की कीमतें सरकार तय नहीं करती, बल्कि मार्केट की क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, ये तय करते हैं कि वस्तु का भाव क्या होगा। यहां व्यक्ति को स्वतंत्रता है बाजार में। सरकार किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगी वस्तुओं की कीमतों के बारे में या वस्तुओं को बेचने के बारे में। ना सपोर्ट करेगी, ना किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगी, ना किसी प्रकार से रूल्स रेगुलेशन लागू करेगी। तो जब सरकार का कोई संबंध नहीं होता मार्केट से, तो ऐसी मार्केट की व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में प्रॉब्लम कहां है? इस व्यवस्था में प्रॉब्लम है कि अगर गरीब ज्यादा हैं किसी देश में, तो उनका शोषण हो जाएगा। कैसे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह भी कहती है कि कंपनी मालिक जितनी मजदूरी देना चाहे मजदूरी देगा। हमारे यहां क्या है? मजदूरी फिक्स है कि आप किसी भी मजदूर को 300 रुपए पर डे या 350 रुपए पर डे से कम मजदूरी पर मजदूर को नहीं रख सकते आप। फैक्ट्री मालिक को निर्देश है 9,700 रुपए मिनिमम सैलरी है। इससे कम सैलरी पर अगर आपने किसी मजदूर को रखा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब आप शोषण नहीं कर सकते। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मेरी मर्जी, मुझे चाहिए 10 मजदूर, 100 खड़े हैं, तो मैं क्या कहूंगा? चलो बताओ 100 रुपए में कौन काम करने को तैयार? कोरोना पीरियड में क्या हुआ? काम ही नहीं था। तो जहां मजदूर की मजदूरी 400 रुपए थी, कोरोना पीरियड में 100 रुपए में भी मजदूर मिल रहे थे। तो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप 100 रुपए में मजदूरी नहीं करवाओगे, आप कम से कम 400 रुपए दोगे, कम से कम 300 रुपए दोगे। हर स्टेट में मजदूरी दर अलग अलग है। मजदूरी डिसाइड करना ये राज्य सरकारों का विषय है। तो राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं। मध्य प्रदेश में मजदूरी लगभग 250 या 250 रुपए है। कम से कम है ये, मतलब 250 रुपए से कम में आप मजदूर नहीं रख सकते। अब वो बात अलग है, हम अपने गांव में 100 रुपए में भी काम चला लेते हैं, 100 रुपए में मजदूरी करा लेते। क्यों? कौन देखने आ रहा है? ना मजदूर शिकायत करने जा रहा कि साहब इनने हमें 100 रुपए दिए दिन भर में। और अगर मान लो वो शिकायत करने जाएगा, तो कल से हम कह देंगे ठीक है चल निकल, मत आना, क्योंकि उसे तो पता है 100 रुपए का भी काम नहीं मिल रहा। सरकार ने मजदूरी डिसाइड तो कर दी, सरकार मजदूरी दे भी तो सरकार ने क्या किया? उसके लिए मनरेगा स्कीम लेके आई, रोजगार गारंटी कार्यक्रम लेके आई कि इतने अगर कोई तुम्हें मजदूरी नहीं दे रहा, हम मजदूरी दे रहे हैं। 100 दिन की रोजी पक्की, 100 दिन की तुम्हें रोजी हम देंगे। 365 दिन होते हैं, बाकी 265 दिन कहां जाएगा? तो मजदूर की प्रॉब्लम यह है कि उसको अगर काम करना है, सेठ साहूकार के यहां काम करना है, तो कम पैसे में भी काम करेगा, क्योंकि उसको पता है सरकार रोज नहीं खड़ी दरवाजे पे सहायता करने के लिए। इसलिए हमारे देश में मजदूर का शोषण सरकार इतना नियंत्रण लगाती है तो भी हो जाता है। तो जहां गरीबी होती है वहां शोषण होता है, सीधी सी बात है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो जम के शोषण होता है। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूर मालिकों का शोषण कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वहां ऐसा कोई मजदूर होता ही नहीं जो कम पैसे में काम करने को तैयार हो। वहां सबके पास पैसा है। अमेरिका जैसे देशों में बच्चे 12वीं पास जैसे ही कर लेते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो घर से पैसा मांगता हो। वहां तो बच्चे को 6वीं क्लास से ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। और वहां ऐसा नहीं होता कि मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूं, है ये काम करूंगा मैं,
वहां ऐसा नहीं होता। वहां बच्चे बाकायदा सूटेड बूटेड बढ़िया गाड़ी से जाते हैं। उस गाड़ी से जाते हैं जिसमें हमारे यहाँ धनाढ्य लोग भी नहीं जाते। उस गाड़ी से जाते हैं, एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी करते हैं, झाड़ू पोछा लेते हैं, टॉयलेट साफ करके बाहर चले जाते हैं, लाओ। वहां तो हर जगह लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि वहां हर चीज का प्राइवेटाइजेशन है। वहां एयरपोर्ट भी किसी प्राइवेट कंपनी का है। उन्हें मजदूर चाहिए सस्ते, कहां से आए? वहां सस्ते मजदूर है ही नहीं। वहां किसी के पास इतनी बेरोजगारी नहीं है कि प्रॉब्लम हो उन्हें। वहां खाने के लाले पड़े हों ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती पूंजीवादी देशों में। इतना पैसा सबके पास होता है, तो वहां कोई भूख से नहीं मरता। वहां लोग क्या करते हैं? शौक से कमाते हैं, अपने खर्चे निकालने के लिए कमाते हैं, क्योंकि उनके खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं। वहां आम आदमी जिस तरह का जीवन जीता है, अगर ऐसा जीवन हिंदुस्तानियों को मिल जाए तो ये कभी कुछ ना करें। लेकिन उन लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें घूमने फिरने की आदत होती है। अब बच्चा बोला मैं इंडिया घूमने जाऊंगा, तो पापा बोलते हैं ठीक है कमा लो पैसे। तो वो क्या करता है? अपनी मेहनत करके अपने पैसे इकट्ठे करता है, इंडिया घूमने चला आता है। हमारे यहाँ क्या, अगर हम कहें हमें घूमने जाना है, तो हमारे पिताजी सबसे पहले क्या कहेंगे? पढ़ेगा कब? तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी? वहां किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। वहां तो मर्जी है, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना ऐसे ही कराओ। क्योंकि उनको सबको पता है कि केवल पढ़ाई से रोजगार नहीं मिलता। वहां केवल पढ़ाई से रोजगार नहीं है, पढ़ाई के नाम पर तुम कुछ भी कर लो। वहां पढ़ाई व्यावसायिक पढ़ाई है। वहां हमारे यहां पढ़ाई व्यावसायिक नहीं है। हमारे यहां पढ़ाई सिर्फ किस लिए करता है इंसान? सरकारी नौकरी पाने के लिए। हमारे यहां की शिक्षा में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, और वहां सरकारी नौकरी के नाम पे कुछ है ही नहीं। वहां सरकारी नौकरी लोग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी कम है, प्राइवेट में ज्यादा है। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां सरकारी नौकरी में ज्यादा है, प्राइवेट में कम है। हाँ, अब जब से कारपोरेशन सेक्टर में, कारपोरेट जगत में नौकरियां शुरू हुई, तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी और लोगों की सैलरी भी बढ़ी। तो देखने के लिए पैकेज मिल जाता है हमको सुनने को कि भाई फलानी जगह 20 लाख का पैकेज में हमारा साथी लग गया, लेकिन 20 लाख के पैकेज में वो पहुंचा बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, तो पता लगा वहां 20 लाख में भी गुजारा नहीं हो रहा। और हमारी नौकरी सरकारी लग गई, 6-7 लाख का पैकेज है हमारा मात्र। तो 6-7 लाख में हम भोपाल में भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, टेंशन फ्री होके। क्योंकि वहां मुंबई पुणे जाओगे तो वहां एक फ्लैट किराए से ही 30-40 हजार रुपए का मिलेगा। अब आपकी तनख्वाह अगर मान लो सपोज 1.5 लाख है भी, तो 40 हजार तो आप केवल मकान में रहने का दे दिया आपने। वहां खाना बहुत महंगा है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में पैकेज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बचत ज्यादा कर लोगे, वहां फिर खर्चे भी वैसे ही हैं। तो ये भी देखा जाता है कि किस जगह ज्यादा आसानी से सर्वाइवल होगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में 12-12 घंटे की नौकरी है, सरकारी सेक्टर में 7 से 8 घंटे की नौकरी, और वो भी इजी गोइंग, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तरह तरह के आपको टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट पूरे करने होते हैं, हर समय कोल्हू की बैल की तरह जोतते रहते हैं। सरकारी सेक्टर में लिबर्टी ज्यादा है, इसलिए आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। हमारे यहाँ पढ़ता ही सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन वहां हर आदमी प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़ता है, क्योंकि वहां उन्हें काम करने की आदत होती है। हम लोगों को काम करने की आदत, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमने कभी इतना सा काम नहीं किया। हमारे यहाँ की पढ़ाई हमें निकम्मा बनाती है, ये सच्चाई है। इसीलिए सरकार नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आई है जिसमें वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक अब पढ़ाई है। 6वीं क्लास से ही एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाएगा, और उस हुनर के दम पर अगर आप 12वीं के बाद कोई काम भी करना चाहो तो सरकार उसके लिए आपको लोन भी देगी। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी सरकार अब लेके आई है। आजाद हुए हमें कितने साल हो गए? 75-76 साल हो गए आजाद हुए। अब जाके ये पॉलिसी लागू हो रही है। इतने समय से क्यों नहीं हुई? इतने समय से क्यों नहीं हुई? ये अब पॉलिटिकल मुद्दा है। इतने समय से क्यों नहीं हुई उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो आइए, सबसे पहले हमने बोला समाजवादी अर्थव्यवस्था, समझ में आई। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन देशों में होती है जहां लोगों की जेब में पैसा अच्छा खासा होता है, जहां आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र होती हैं, जहां पर किसी प्रकार की सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ऐसी व्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पर है? अमेरिका और अमेरिका के पास वाले यूरोपियन कंट्रीज में, या जितने भी यूरोपियन देश जो अमेरिका के सभी फ्रेंड हैं, फ्रेंडली कंट्री हैं अमेरिका के लिए, उन सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
अब बात आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। इस अर्थव्यवस्था को स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था। इसे समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका अधिकार है? सरकार का। और यहां क्या था? उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार था। मतलब उद्योगपति जो भी होगा वो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा। यानी जितने भी उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हाथों में होती है, प्राइवेट हैंड्स में होती है। मैं उद्योगपति हूं, मेरी मर्जी, मेरे पास पैसा है, मैं नया धंधा खोलूंगा, नया बिजनेस खोलूंगा, और मैं जिस बिजनेस को करना चाहूं मैं करने के लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन समाजवादी जो देश होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें जितनी भी फैक्ट्री होती हैं सभी सरकारी अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता कि आप इंडस्ट्री डालो। यही दोनों में बेसिक अंतर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी उद्योग धंधे, औद्योगिक इकाई का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता। औद्योगिक यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट का मालिक, ओनरशिप किसके पास है? सरकार के पास। और यहां इंडस्ट्रियल यूनिट का मालिकाना हक किसके पास है? व्यक्ति के पास। ये दोनों में बेसिक फर्क है। तो उत्पादन के साधन जब सरकार के नियंत्रण में होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और जब उत्पादन के साधन मतलब इंडस्ट्री, ठीक है ना? उत्पादन के साधन मतलब इंडस्ट्री। तो जब उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, उद्योगपतियों के हाथों में होते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को पूंजीवादी इकोनॉमी कहा जाता है। अब उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार है, इसीलिए इसे स्टेट इकोनॉमी कह रहे हैं। राज्य अर्थव्यवस्था क्योंकि सरकारी नियंत्रण में, जैसे हमारा BHEL भोपाल में सरकारी कंपनी है ना, SBI सरकारी कंपनी है ना, तो ऐसे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, जिस पर सरकार का कब्जा है, सरकार ही उसको चला रही है। NTPC सरकार चला रही है ना, गेल, वेल, सेल, जितनी ये इंडस्ट्री हैं बड़ी बड़ी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IOC, HPCL, BPCL, ये सरकारी कंपनियां हैं। तो सरकारी कंपनियां, जब सभी कंपनियों पर सरकार का अधिकार हो तो ऐसी व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबसे पहले ये अर्थव्यवस्था कौन लाया, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो वो हैं दास कैपिटल लिखने वाले जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी, दास कैपिटल। दास कैपिटल ये किताब थी कार्ल मार्क्स की। ये किताब कब लिखी? 1867 में। ये बिल्कुल याद करना है, कंठस्थ। देखिए याद कैसे करोगे, इस अंक को उल्टा कर दो। एडम स्मिथ ने कब लिखी थी? जब अमेरिका आजाद हुआ था। अमेरिका आजाद हुआ 1776 में। याद रखना बहुत आसान है। और 76 को उल्टा कर दो तो 67। ये इकोनॉमी एक एक शताब्दी आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले पूंजीवादी इकोनॉमी, फिर एक शताब्दी बाद समाजवादी। ये 1700 है तो ये 1800, अगली मिक्स्ड आएगी 1900 में। ऐसे करके याद रखेंगे, एक एक शताब्दी आगे बढ़ाना है। यहां 76 का उल्टा कर दो 67। तो 67 में दास कैपिटल, ये किसने किताब लिखी? कार्ल मार्क्स ने। जर्मन अर्थशास्त्री थे, जर्मन फिलोसोफर थे ये। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी। और इनकी ये किताब किस बात पर आधारित थी? इन्होंने ये कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों का शोषण होता है। गरीबों को शोषण से बचाने के लिए क्या जरूरी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय असमानता होती है, अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अमीर को और अमीर बनने से रोकना चाहिए। लोगों के पास समान रूप से संसाधन होने चाहिए, रिसोर्सेस समान रूप से होने चाहिए। कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होना चाहिए। सरकार के
किसी भी देश में जितने संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये व्यवस्था थी समाजवादी व्यवस्था। तो ये मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई थी? ये मजदूर और किसानों के लिए थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो मजदूर और किसानों का संरक्षण करती है, उनको आश्रय देती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये पूंजीपतियों को संरक्षण नहीं देती, पूंजीपतियों से उल्टा पैसा छीन लेती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पैसा रखने का अधिकार नहीं देती, अगर पैसा है तो छीन लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। फिर इस व्यवस्था में क्या होता है कि जितनी भी वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए आती हैं, उन पर सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है। सरकार जिस भाव चाहेगी उसी भाव बिकेगी चीज, क्योंकि वस्तु का उत्पादन तो सरकार कर रही है ना, तो सरकार रेट तय करती है कम से कम, और कम से कम भाव में बाजार में बेचती है। अक्सर सरकारी जो भी माल, अब ऐसे समझो आप, थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। बीएसएनएल कंपनी को कोई नहीं पूछ रहा था, धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी। अभी रिलायंस जियो और एयरटेल ने जैसे ही रेट बढ़ाए, टैरिफ बढ़ाए, आपके मोबाइल टैरिफ जो है बढ़ गए ना, चार्जेस, बीएसएनएल ने नहीं बढ़ाए। फिर क्या हुआ? अभी इतने ही दिन में 15 लाख ग्राहक टूट के बीएसएनएल में जुड़ गए। अपने आप 15 लाख ग्राहक बीएसएनएल को मिल गए, नहीं तो बीएसएनएल हर रोज अपने ग्राहक गिराता चला जा रहा था। ग्राहक लगातार बीएसएनएल की सेवाएं खत्म कर रहे, छोड़ रहे थे, क्योंकि बीएसएनएल उतनी अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहा था जितनी अच्छी सरकारी कंपनियां दे रही थी। ठीक है ना? तो बीएसएनएल उतनी अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहा था जितनी की सरकारी कंपनियां दे रही थी, ये सॉरी प्राइवेट कंपनियां दे रही थी। अब लोगों को बीएसएनएल की सेवाएं अच्छी लग रही हैं, जबकि कुछ स्पेशल नहीं किया बीएसएनएल ने। बस क्या किया बीएसएनएल ने? अपने रेट नहीं बढ़ाए। तो एक प्रकार से सरकार ने क्या किया? बीएसएनएल ने रेट नहीं बढ़ाए, तो सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रेट को प्रभावित करने का काम किया कि नहीं किया? किया ना? रिलायंस और एयरटेल ऊंचे टैरिफ में अपना सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सरकार ने अपने टैरिफ नीचे रखे। नतीजा क्या हुआ? उनके ग्राहक टूट के सरकारी सेवाएं लेने के लिए तैयार हो गए। तो बाजार में क्या डिमांड एंड सप्लाई को फ्री छोड़ा सरकार ने? नहीं छोड़ा। तो बस सरकारी सेक्टर यही काम कर रहा है। सरकारी सेक्टर हमेशा चीजों को सस्ते दाम में बेचना चाहता है। तो समाजवादी व्यवस्था में चीजें सस्ते भाव में बेची जाती हैं, सेवाएं सस्ते भाव में दी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था को स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें वस्तुओं के उत्पादन, वितरण पर पूरी तरह से सरकार का नजर होती है। सरकार कितना उत्पादन करेगी, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सरकार तय करती है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना करना है ये इंडस्ट्रियलिस्ट तय करते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये इंडस्ट्री तय करते हैं, सरकार तय नहीं करती। तो यहां सरकारी हस्तक्षेप होता है, यहां सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यहां पर सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता। सरकार ही वस्तुओं के दाम तय करती है, यहां सरकार किसी वस्तु के दाम से कोई लेना देना नहीं रखती। यहां मजदूरी के रेट भी सरकार तय करती है, यहां मजदूरी के रेट सरकार तय नहीं करती। ये दोनों में बेसिक फर्क है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने जो दी थी, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, जर्मनी में समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं करवा पाए। जर्मनी में पूंजीवादी व्यवस्था थी, लेकिन कार्ल मार्क्स समाजवादी व्यवस्था के प्रवर्तक थे। कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा से प्रभावित होकर रूस में एक क्रांति हुई 1917 में, जिसे रूस की खूनी क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने यह क्रांति की थी, इसे लेनिनवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में वहां पर रूस ने लेनिन और लेनिन की पार्टी थी जिसका नाम बोल्शेविक था, तो वो बोल्शेविक पार्टी के नाम से जानी जाती है, तो बोल्शेविक क्रांति कही जाती है। उन्होंने क्या किया? मजदूर और किसानों को लेकर क्रांति कर दी, और जितने बड़े बड़े सामंत जमींदार थे उनकी जमीनें छीन ली, राजाओं को अपदस्थ कर दिया, कुर्सी से हटा दिया, जार का शासन समाप्त हो गया। जार वहां के राजा हुआ करते, उनका शासन समाप्त कर दिया और कब्जा कर लिया पूरी संपत्ति पर, और बोले अब ये संपत्ति गरीबों की होगी।
इस तरह से अमीरों का शोषण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों का शोषण होता है, ठीक उल्टा होता है। यहां गरीबों का शोषण होता है, यहां अमीरों का शोषण होता है। अमीरों को पैसा रखने का कोई अधिकार नहीं, जिस पे ज्यादा संपत्ति उससे छीन ली जाती है। बड़े बड़े भवन बेच दिए जाते हैं, सरकार जबरदस्ती बेच देती है, पैसा छीन लेती है आपसे। यह है समाजवादी व्यवस्था। और इसी समाजवादी व्यवस्था को लागू करवाने का काम सबसे पहले रशिया में हुआ, इसलिए रशिया में समाजवादी व्यवस्था आई। फिर आगे चलकर चीन ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। माओ त्से तुंग जो वहां के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 1948-49 में उनके शासन उन्होंने क्रांति की थी और वहां की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको सबसाइड किया था। सबसाइड करके समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और उन्होंने एक काम और एक एक्स्ट्रा बढ़कर किया, समाजवादी व्यवस्था को चरम रूप में अपनाया, एक्सट्रीम फॉर्म में अपनाया। इसी का एक्सट्रीम फॉर्म कहलाता है साम्यवाद। साम्यवाद क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। समाजवाद का ही एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ये इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। एक्सट्रीम फॉर्म इसको कहते हैं साम्यवाद। अब साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर? तो अगर आपसे कोई कहे कि इन दोनों में क्या अंतर, तो क्या कहोगे? साम्यवाद कुछ और नहीं, समाजवाद का ही चरम रूप है। कैसे चरम रूप? समाजवाद ने यह कहा, अब देखो समाजवाद क्या कहता है, कलेक्टर और मजदूर की तनख्वाह में कोई अंतर नहीं होगा। समाजवाद कहता है कलेक्टर और मजदूर दोनों की तनख्वाह समान होगी। समाजवाद है ना, समाजवादी विचारधारा यही है। हमारे यहां अभी क्या है, कलेक्टर की सैलरी, कलेक्टर को मिल रहा है 1 लाख सपोज, और मजदूर को मिल रहा है 10,000। तो इतना बड़ा अंतर क्यों? समाजवाद कहता है ना, दोनों बराबर काम कर रहे हैं। एक बौद्धिक काम कर रहा है, एक शारीरिक काम कर रहा है, सैलरी दोनों की बराबर होगी। तो जितनी भी समाजवादी देश हैं वहां सैलरी सबकी बराबर होती है। समाजवादी में सभी कर्मचारी, मजदूर, कोई भी हो, सबकी सैलरी बराबर होती है। समाजवाद है समाजवाद। लेकिन यह जरूर कहता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। 8 घंटे की नौकरी है ना, 8 घंटे की नौकरी कलेक्टर ने भी की, मजदूर ने भी की, दोनों को बराबर सैलरी दे दी गई। मान लो दोनों की सैलरी 20,000 तय की गई तो 20,000 दे दी दोनों को। लेकिन फिर मजदूर ने कहा मैं तो 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं, मैं करने को तैयार हूं, और काम है भी सरकार के पास, तो उसने 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करके और 10,000 कमा लिए। तो मजदूर की सैलरी हो गई 30,000, कलेक्टर की रह गई 20,000, क्योंकि कलेक्टर 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कर रहा था। समझ में आई बात? तो ऐसी व्यवस्थाएं जो थी ये समाजवाद में थी। क्लियर हुआ? समाजवाद में सैलरी सबकी बराबर होती है, और मजदूर अगर ज्यादा काम कर सकता है तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है, कलेक्टर साहब की सैलरी कम हो जाती है। क्लियर है? लेकिन साम्यवाद ने क्या कहा? साम्यवाद कहता है कि कोई ज्यादा काम करे या कम, सैलरी सबकी बराबर होगी। समाजवाद कहता है ज्यादा काम ज्यादा पैसा, लेकिन काम में विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये स्वीपर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कम, ऐसा नहीं होगा। समाजवाद कहता है सैलरी सबकी बराबर घंटे की, अगर बराबर काम किया समान रूप से, दोनों ने बराबर घंटे काम किया है, इसने भी 8 घंटे इसने भी 8 घंटे, दोनों की सैलरी बराबर रहेगी। लेकिन समाजवाद ये कहता है कि अगर एक ने 12 घंटे काम किया, एक ने 8 घंटे काम किया है, तो 12 घंटे काम करने वाले को 8 घंटे काम करने वाले की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा सैलरी दी जाएगी। ये कहता है समाजवाद। साम्यवाद क्या कहता है? सबको बराबर सैलरी दी जाएगी, सबसे बराबर काम लिया जाएगा। अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो सभी 10 घंटे काम करेंगे। फिर कोई कह नहीं साहब मैं तो 6 घंटे कर पाऊंगा, चाबुक चलाया जाएगा। जबरदस्ती करोगे, करना पड़ेगा 10 घंटे काम। 10 घंटे काम कीजिए, तुम भी करोगे, दोनों 10 घंटे काम करोगे। अब उसमें से एक था हट्टा कट्टा, बढ़िया शरीर था, बोले तुम ज्यादा काम करो, तुम्हारा शरीर ज्यादा अच्छा है। सामने वाला एक कमजोर है, लीन कीन है बिल्कुल, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम कम काम करो। लेकिन कम काम करने का मतलब ये नहीं होगा कि तुम काम चोरी करने लगो। तुम्हारे शरीर में जितनी क्षमता है उतना तो काम करोगे, तो क्षमता के अनुसार तो तुमसे काम लिया जाएगा। सपोज एक मजदूर 10 गड्ढे खोद सकता है 1 घंटे में, लेकिन दूसरा मजदूर 5 ही गड्ढे खोद सकता है, वो कमजोर था,
तो दोनों के काम का निर्धारण कर दिया गया कि ठीक है तुम 5 खोदोगे, तुम 10 खोदोगे, तो 10 खोदने के बाद उसको 10 रुपए मिले हैं तो इसको 5 खोदने के बाद भी 10 रुपए मिलेंगे। दोनों ने समान समय तक काम किया, अपनी पूरी क्षमता से काम किया, इसलिए दोनों को बराबर पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कम काम करने वाले के यहां ज्यादा बच्चे हैं तो उसकी जरूरत ज्यादा है। कम काम करने वाला मतलब जिसने 5 गड्ढे खोदे थे उसके घर में 5 बच्चे हैं, और जिसने 10 गड्ढे खोदे थे 1 घंटे में उसके घर में 2 बच्चे हैं। तो सरकार क्या करेगी, 5 बच्चे वाले को ज्यादा सैलरी देगी, भले ही उसने कम काम किया तो भी उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता ज्यादा है। यह है साम्यवाद। समाजवाद ये नहीं करता। समाजवाद क्या करता है, जिसने जितना काम किया उतने हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्लियर हुआ? तो दोनों में जो बेसिक फर्क है वो क्या है, क्षमता के अनुसार कार्य लेना। पहला समाजवाद कहता है हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए और उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उसे पारितोषिक दिया जाए। साम्यवाद कहता है क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाए और आवश्यकता के अनुसार उसे पारितोषिक दिया जाए। यह कहता है साम्यवाद। अब आप बताइए, हमारी नजरों में तो साम्यवाद भी गड़बड़ है, ये समाजवाद भी गड़बड़ है, तो साम्यवाद को हम कैसे अपनाएंगे? तो चाइना ने साम्यवाद को अपनाया, वहां लोगों को हंटर मारे जाते थे। साम्यवादी व्यवस्था में तानाशाही का चरम रूप होता है, वहां काम नहीं करोगे हंटर पड़ेंगे। हमारे यहां कोई हंटर मार के दिखा दे किसी को, मेरी मर्जी, मैं काम करूं या ना करूं, दारू पी के डलाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां तुम दारू पीने के लिए स्वतंत्र हो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब सुबह काम की बारी आएगी तो घसीट के ले जाया जाएगा तुमको काम करवाने के लिए, मना नहीं कर सकते। ये है चाइना। वहां रोड पे खड़े होके हाय हाय नहीं कर सकते, सरकार हाय हाय, गोली मार दी जाएगी। चलो हटो, किसी काम के नहीं है, सड़ेले, समाज के लिए कलंक, तुरंत गोली मार के किनारे। और वहां कोई आंकड़े जारी नहीं किए जाते कितने लोगों को गोली मारी गई, कितने लोगों को गोली मारी गई। वहां की जो न्यूज एजेंसी है वो दिखा नहीं सकती, शो ऑफ नहीं कर सकती। वहां की न्यूज एजेंसी जो भी न्यूज दिखाती है पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या हम ये दिखा सकते हैं, और बिना बताए अगर दिखा दी तो न्यूज एजेंसी भी खत्म। ये है चाइना। और हमारे देश में हमारी न्यूज एजेंसी तैयार खड़ी रहती है, एक पांव पे इतना सा तो मिल जाए, इतना सा मिल जाए, इतना बढ़ा के बताएंगे। ये है हमारे देश की न्यूज एजेंसी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र के नाम पर स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। इसी का फायदा कई बार उठाया जाता है, और कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि सरकार अच्छा भी काम करे तो भी उसे, अगर न्यूज एजेंसी एक हो जाएं तो अच्छी सरकार को भी बुरा बना सकती हैं, अगर न्यूज एजेंसी एक हो जाएं तो बुरी सरकार को भी अच्छा बना सकती है। तो न्यूज एजेंसी के पास बहुत बड़ा एक हथियार है, लेकिन चाइना में वही होता है जो सरकार चाहती है। वहां पर हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, वहां फ्री में किसी को दाना नहीं खिलाया जाता। जैसे हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है ना, वहां किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता। काम करोगे तो मिलेगा, नहीं तो समाज में कोड़ियों को नहीं रखा जाता, समाज के लिए कोड़ के तरह हो अगर आप काम नहीं कर रहे तो, इसलिए वहां निपटा दिया जाता है। चलो हटो, जब उपयोगिता ही नहीं है तुम्हारी समाज के लिए तो क्या मतलब के हो तुम, हटा दिया जाता है, वहां रास्ते से हटा दिया जाता है। तो ये है साम्यवाद। तो ये चरम रूप है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्टिक विचारधारा। सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका एक्सट्रीम फॉर्म कहलाता है साम्यवाद। समझ में आ गया? दोनों में अंतर क्लियर हुआ? ये क्या कहता है कैपिटलिस्ट विचारधारा क्या कहती है? ये क्या कहती है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो कितने रुपए में काम करे। समझना बात को, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो कितने रुपए में काम करे, ये कहती है। समझ में आ गई? और ये क्या कहती है? ये कहती है हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है वो कितने रुपए में काम करेगी, रेट सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी, आपको उतना ही रेट मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्यादा ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये कहता है समाजवाद। और ये क्या कहता है साम्यवाद? तुमसे पूरी क्षमता से काम लिया जाएगा और जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतना तुमको दिया जाएगा।
ताकि तुम्हारे घर में भरण पोषण सबका बराबर हो। 5 बच्चे हैं तो पांचों का विकास बराबर होना चाहिए, इधर 2 बच्चे हैं तो दोनों का विकास होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 2 बच्चों के लिए है, और मेरे साथ एक और है उसके 4 बच्चे हैं, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 4 बच्चों के लिए। नतीजा क्या होगा, उन 4 बच्चों पर वो उतना खर्च नहीं कर पाएगा जितना मैं 2 बच्चों पर कर पाऊंगा। इसलिए मेरे 2 बच्चे ज्यादा अच्छी एजुकेशन हेल्थ ले सकेंगे, उसके बच्चे उतना ज्यादा अच्छे से नहीं ले सकेंगे। नतीजा क्या होगा, दोनों के बीच में असमानता का स्तर बढ़ जाएगा, असमानता आ जाएगी दोनों में। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है, किसी में असमानता नहीं आनी चाहिए, सबके पास बराबर संसाधन होने चाहिए, सबके पास एजुकेशन के समान अवसर होना चाहिए, सबके पास हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। ये कहता है साम्यवाद। क्लियर हुआ, तीनों में अंतर समझ में आ गया। तो साम्यवाद समाजवाद का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। तीसरी इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय क्या था, हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम अमेरिका के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपनाएं या रशिया की अर्थव्यवस्था को अपनाएं। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लीडर था और रशिया समाजवादी अर्थव्यवस्था का लीडर था। तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम दोनों में से किसको अपनाएं। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमारे देश ने अगर पूंजीवाद को अपनाया तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, सारा गरीब, हमारा पूरा गरीब पिस जाएगा, तो इसलिए हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपना सकते। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर हमने अपनाया तो हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। देश आजाद हुआ था, उस समय पैसा उद्योगपतियों के पास ही था, सरकार के पास तो पैसा ना के बराबर था, क्योंकि अंग्रेज हमें खाली कर चुके थे, अंग्रेजों ने चूस लिया था सारे संसाधनों को। तो हमारी सरकार के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, जो भी रिसोर्सेज थे वो उस समय जितने उद्योगपति थे उनके पास थे। अगर सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाती तो उद्योगपति गरीबों का शोषण करते, इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उस समय हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। जब देश आजाद हुआ था तो 73% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 73% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जब देश आजाद हुआ। इसलिए हमें गरीबों की चिंता करनी थी, यही कारण है कि हम समाजवाद को नहीं अपनाए, लेकिन अगर पूंजीवाद को नहीं अपनाए। लेकिन अगर समाजवाद को हम अपनाते तो क्या होता, उद्योगपति भाग जाते, क्योंकि समाजवाद को अपनाने का मतलब क्या होता, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता। तो किसी भी उद्योगपति को उद्योग खोलने की परमिशन नहीं होती, और ज्यादा पैसा होता तो उनसे खींच लिया जाता। समाजवाद में उद्योगपतियों से पैसा जबरदस्ती ले लिया जाता है। तो जैसे ही हमारे संविधान में समाजवाद जुड़ता शब्द तो उद्योगपति भाग जाते। तो सरकार ने कहा हम ना अमेरिका के कैपिटलिस्ट विचारधारा को अपनाएंगे, ना हम रशिया के सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाएंगे, हम दोनों का मिला जुला रूप रखेंगे। उद्योगपतियों से कहा तुम्हारे जितने इंडस्ट्री है तुम चलाने के लिए स्वतंत्र हो, चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अपनी इंडस्ट्री खुद डालेगी। अगर सरकार को आयरन स्टील इंडस्ट्री डालनी है तो सरकार ने सेल डाल दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डाल दी, यूनिट डाल दी सरकारी, और भी सरकारी यूनिट जो सेल के अंतर्गत काम करती हैं उन सबको डाला सरकार ने। तो वहीं जमशेदपुर टाटा में पहले से 1907 में टाटा ने अपना स्टील प्लांट टिस्को डाल रखा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में डली हुई थी। अगर आजादी के बाद हम समाजवाद को अपनाते तो टाटा अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल लेते यहां से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें उनकी जरूरत थी। हमने उद्योगपतियों से कहा हम तुमसे पैसा भी नहीं छीनेंगे, तुमसे इंडस्ट्री भी नहीं छीनेंगे, लेकिन हाँ टैक्स जरूर लगाएंगे ताकि हम गरीबों का हित कर सकें। तो उद्योगपति बोला कोई बात नहीं, हम टैक्स देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि विदेश में तो और ज्यादा टैक्स है, हमारे यहां तो 30% टैक्स मैक्सिमम है, लेकिन जितने विकसित देश हैं वहां पर टैक्स 45 से लेके 55% तक है। हमारे यहाँ टैक्स कम है। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ टैक्स इतना ज्यादा 30%, हम 100 रुपए कमाएंगे तो सरकार 30 रुपए ले लेगी, ये बहुत कम है। विकसित देशों में यही टैक्स 45 से 55% तक है। अमेरिका में खुद 45% टैक्स है। हाँ कुछ देश ऐसे भी हैं जहां टैक्स नहीं लगता, जैसे यूएई। लोग दुबई में क्यों जाते हैं? वहां टैक्स नहीं लगता, वहां टैक्स नाम की चीज ही नहीं है। आप जितना पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन वहां फाइन बहुत तगड़ा है। वहां फाइन में ही इतना खींच लिया जाता है कि वो टैक्स के समान हो जाता है।
वहां ऐसा नहीं अपने यहां चले कहीं भी थूक दिया। रेड लाइन है, रेड लाइट है या नहीं है परवाह नहीं है, गाड़ी बढ़ा दी आगे। जेब्रा क्रॉसिंग से हमें गुजरना है तो अभी कोई मतलब नहीं, मुंह उठाए कहीं से भी चले गए, बस वो ताक पे रखे रहते हैं। वहां स्ट्रीट लाइट पे बाकायदा बहुत सारे उनके कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं सिर्फ ताकने के लिए। किसी पर फाइन कभी रोड पे नहीं लगाया जाता। जैसे हमारे यहाँ अब आजकल घर में आने लगा ना चालान, फाइन घर पे आने लगा ना, वैसे वहां हर समय सबके घर जाता है। आपने जरा सा कानून तोड़ा, फट से एक बड़ा फाइन घर पे पहुंच गया। उसके बाद ऐसे चिल्लाओगे कि दोबारा रोड पे खड़े होने से पहले 10 बार याद करोगे कि कोई मेरे से सिग्नल ना टूट जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो इन देशों की इकोनॉमी, कभी हम कहते हैं, कई बार पूछते हैं लोग कि जब यहाँ टैक्स नहीं लगता तो सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन कहां से आता है, सरकार पैसा खर्च कहां से करती है? तो वहां फाइन से पैसा उगाती है। फाइन बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा सा भी अपराध किया बहुत बड़ा फाइन। तो ऐसे फाइन लगा लगा के वो लोगों की जेब से पैसा निकाल लेते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। फाइन देना पड़ेगा चाहे तुम मर जाओ, कुछ भी होता है, संपत्ति नीलाम कर देंगे। ये है तरीका वहां का। तो बहुत सारे देश हैं जो पूंजीवादी हैं, बहुत सारे देश हैं जो समाजवादी हैं, लेकिन आजादी के बाद से रशिया के खेमे में जितने देश थे जो समाजवादी थे, धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए। उसके बाद हम भी, जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देशों की संख्या भी काफी थी। धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था कम होती चली गई, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती चली गई। लेकिन 1936 तक आते आते 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है। बहुत बड़ी मंदी। मंदी में क्या हुआ? मंदी में लोगों की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्री चौपट हो गई। तब एक बड़े ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित अर्थव्यवस्था। जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में एक किताब पब्लिश की। उस किताब का नाम था, ये तीनों किताबें याद रखनी है और तीनों सन याद रखने हैं आपको, है ना, इकोनॉमी में ये बहुत जरूरी है तीनों चीजें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ, उसने लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स, उसने लिखी दास कैपिटल 1867 में। और तीसरी है जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का समर्थन किया 1936 में, और इसने किताब लिखी। इसकी किताब थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या कर रहा है वो? एम्प्लॉय लिख लीजिए आप। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने दी? ये दी जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किताब प्रकाशित की 1936 में। और इस किताब में उन्होंने बोला कि किसी भी देश में न प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सफल है, न प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी सफल है, इन दोनों का मिलाजुला रूप होना चाहिए, ऐसी इकोनॉमी सफल होगी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में जब ये व्यवस्था दी, तो ये क्यों दी थी? क्योंकि अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई थी 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया। उस ग्रेट डिप्रेशन के कारण ये व्यवस्था प्रभावी हुई और धीरे धीरे इस व्यवस्था का चलन बढ़ चला। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने उसी व्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। हमने पूंजीपतियों को भी आश्रय दिया और सरकार ने अपने स्वामित्व में इंडस्ट्री खोली, सरकार ने भी अब वही काम किया। लेकिन हमारे संविधान में कहीं समाजवाद शब्द नहीं था।
1976 में हमने समाजवाद शब्द जोड़ा अपने संविधान में। 1976 में, आजादी के कितने, लगभग 29 साल बाद हमने अपने संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ दिया। समाजवाद क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार की उस समय ज्यादा नजदीकियां थीं रशिया के साथ। रशिया के साथ नजदीकियां होने के कारण हम, और हमारा रशिया शुरू से मित्र रहा और रशिया ही हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति झुकाव होना स्वाभाविक था। इसलिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था में समाजवाद शब्द जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही समाजवाद शब्द जोड़ा तो इंदिरा गांधी से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप प्योर समाजवाद हिंदुस्तान में लाओगे, उद्योगपतियों को भगाओगे? तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा क्या कहती है कि उद्योगपतियों से छीना नहीं जाएगा, उनको भी आजादी रहेगी, लेकिन हां, सरकार अपने स्वामित्व में, अपनी ओनरशिप में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के साधनों को जुटाएगी। इसलिए सरकार ने क्या किया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था 69 में। उसके बाद फिर से हमने 80 में फिर से नेशनलाइजेशन किया 6 बैंकों का। और सरकार धीरे धीरे नेशनल इंडस्ट्री डालती चली जा रही थी, बहुत सारे उद्योग धंधे सरकार डाल रही थी। सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि उत्पादन के अब बाकी के जो साधन है उन पर सरकार का ही स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से नुकसान कहां हुआ? ये विचारधारा कंपटीशन को स्वतंत्र नहीं बनाती, उतना फ्रेश नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती स्वतंत्र? क्योंकि जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी सरकारी, तो लोग सरकारी इंडस्ट्री को क्या मानने लगते हैं? अपना अपना घर, अपना घर, अपने अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। तो धीरे धीरे लोग निकम्मे होते चले जाते। इसीलिए इस व्यवस्था को जब हमने ज्यादा अपनाने की कोशिश की तो हमारी मैक्सिमम सरकारी कंपनियां घाटे में जाने लगी। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि 1990 में हम दिवालिया हो गए। हमारे सरकारी कोष में, खजाने में विदेशी मुद्रा ही खत्म हो गई। अब विदेशों से कुछ भी चीज मंगानी है तो हमारे पास डॉलर नहीं था। इसलिए उस समय हमारी स्थिति गंभीर हुई और 1991 से हमने फिर एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव वाली व्यवस्था थी। इसलिए परीक्षा के लिए प्रश्न है कि हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रही है? तो आप कहोगे आजादी से लेकर 1991 तक हमारे यहां, आजादी से लेकर अब तक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रही, लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में 1991 तक समाजवाद के लक्षण ज्यादा थे। यानी 50% से ज्यादा लक्षण हमारे समाजवादी थे और 50% से कम हम पूंजीवादी थे। लेकिन 1991 के बाद उल्टा हो गया, हम पूंजीवाद की तरफ चले गए और अब हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी लक्षण ज्यादा हैं, समाजवादी कम हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकारी जितने भी हमारे उत्पादन के साधन थे, इंडस्ट्री थी सरकारी, सब में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कई सरकारी कंपनियों को बेच दिया और ज्यादातर सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करवा दिया, मतलब उनकी हिस्सेदारी बेच दी। जैसे आज एसबीआई बैंक है, एसबीआई के पास उसके अपने 55% के आसपास शेयर हैं, 45% शेयर पब्लिक को बेच चुकी है सरकार। ऐसे ही बीएचईएल में लगभग 20-25% शेयर बेच चुकी है सरकार। तो हमने क्या किया, अब हर सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेच दी। तो क्या हुआ नतीजा कि सरकारीकरण कम होता चला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, यानी हम धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यही जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था न प्योर कैपिटलिस्टिक सफल है, न प्योर सोशलिस्टिक सफल है। हमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के मिले जुले रूप को अपनाना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार सोशलिस्टिक विचारधारा को अपनाइए, आवश्यकता अनुसार आप कैपिटलिस्टिक विचारधारा को अपनाइए। जब जैसी जहां जरूरत है वैसा काम कीजिए तो आपकी अर्थव्यवस्था सफल रहेगी। आज पूरे विश्व में मैक्सिमम अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड इकोनॉमी हैं, मैक्सिमम मिक्स्ड इकोनॉमी है। जो पूंजीवादी हैं अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश, उनमें भी समाजवाद के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और जो समाजवादी हैं जैसे रशिया, चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया, ये ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं, क्यूबा, इनमें क्या विशेषता है, इनमें समाजवादी होते हुए भी पूंजीवाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था अब ना पूंजीवादी है प्योर, ना समाजवादी है। ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं अब मिक्स्ड अर्थव्यवस्थाएं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने तीनों अर्थव्यवस्थाओं का
एक सामान्य हमने आपको परिचय दिया, और तीनों में क्या फर्क है ये हमने बताने की कोशिश की आपको। विद्यार्थियों, इसी सीरीज में कल हम आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज जितना पढ़ाया उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए। जय हिंद।